हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना विश्वास नाम से क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसका सोइल साइंस का अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज अपन सोइल साइंस के सेकंड लेक्चर के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और अपडेट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपनी स्टेट का आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर आप भी एग्रीकल्चर कंप्लीट पढ़ोगे, लेकिन स्टेट एग्जाम में क्या होता है, अलग से सोइल केमिस्ट्री अपना पोर्शन होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सोइल यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अपने सीयूटी के अंदर यहाँ पर सोइल साइंस क्रॉप प्रोडक्शन वाले जो अपने पास में पोर्शन रहता है, यूनिट रहती है, उसी का ये पार्ट यहाँ पर रहता है। तो आपको उसका इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ पर 7 to 8 क्लास में आपको करवाया जाएगा वो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके आप लोग अपने बेस्ट मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम लगेगा जेट का या यूपी कैटेट वगैरह सबका जो उनके अंदर एग्जाम है, तो आप उसके बाद और इसको सोइल साइंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जरूर ये 7 से 8 क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना, आपको बिल्कुल क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर की मैं बात करूं तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या सोइल से रिगार्डिंग जितने भी अपने पास में बेसिक टर्म्स थी इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने बात यहाँ पर की थी। या इसके रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूट थे, इंस्टीट्यूट के साथ में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तो वो भी हमने यहाँ पर बात कर ली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोइल फॉर्मिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है, जितनी भी फैक्टर्स वगैरह है, प्रोसेस वगैरह अलग अलग जो पोर्जोलाइजेशन है, कैल्सिफिकेशन वगैरह है, ये इतना आपके डिटेल में यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने इसके अंदर आपको कवर भी नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था उसके अंदर कि अपने पास में जो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर के अंदर अपने जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वो 3 ही दिए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या था, एक तो सोइल, अपने पास में जो सोइल सेपरेट्स थे या सोइल जो पार्टिकल्स थे वो थे, सोइल पार्टिकल्स से उनका अरेंजमेंट और उसी का रेशियो प्रपोर्शन की बात अपन कर रहे थे। तो क्या अपने पास में नया कॉम्बिनेशन बन के आ रहा था, उसका मतलब टेक्सचर, सोइल टेक्सचर या सोइल स्ट्रक्चर। तो ये इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर सोइल कलर से रिगार्डिंग एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत बार सोइल कलर से रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस आपको सोइल कलर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी उसको अपन डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, नहीं अपने सिलेबस के अंदर अपने पास में केमिकल जो प्रॉपर्टी है उस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिटेल में नहीं दिया गया है। ओनली अपने पास में क्या दिया गया है, पीएच दिया गया है। पीएच से रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। उसी के साथ में 2 नए टॉपिक हैं जो आपको शायद यहाँ पर आपकी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आपके स्टेट में भी नहीं पढ़ा जाता है, सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ। जब आप बीएससी करोगे तो 4th सेमेस्टर में आपके अलग से यूनिट है, कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर यूनिट रहती है सोइल हेल्थ की, क्वालिटी की। ठीक है, तो अपना डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो ऐड किया गया है। सोइल टिल्थ, सोइल टिल्थ एक कंसेप्ट आता है, छोटे से टॉपिक है बिल्कुल। ये तीनों टॉपिक भी अपन बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि सर हमें पढ़ना क्या है। आपको सिलेबस वाली क्लास में मैंने डिस्कस कर दी थी कि सिलेबस के अंदर आपके पास में क्या आने वाला है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग चीजें हो गई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, सोइल कलर। सोइल कलर फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको सर हम फील कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसके बाद हम सोइल की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह अपन इसको मानते हैं। ठीक है, तो सोइल कलर भी क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, इसको आंखों से देख करके बता सकते हैं कि भाई सोइल किस कलर की है, रेड है, येलो है, ब्राउन इस कलर की है, ब्लैक किस कलर की है। ठीक है, तो ये कलर जो डिसाइड होता है, ये कलर आंखों से देख के तो बता सकते हैं, लेकिन ये कलर भी एक चार्ट के द्वारा अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो जो चार्ट का नाम होता है वो होता है मुंशियल कलर चार्ट। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सोइल कलर को कौन से मतलब किससे यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, तो मुंशियल कलर चार्ट यहाँ होता है जिससे यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, एक बिल्कुल एक स्ट्रिप टाइप की होती है जिसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रिप होती है, 250 के अप्रोक्स स्ट्रिप होते हैं। उन स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो अपने पास में स्ट्रिप टाइप की चार्ट होता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, एक होता है ह्यू, एक होता है वैल्यू और एक होता है क्रोमा। ठीक है, इसको आप लोग एचवीसी से याद रख सकते हो, कंफ्यूजन ना आपको होगा। ये डायरेक्ट कभी ऑर्डर से भी सीधा भी ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल याद रखना है क्या क्या है, ह्यू, वैल्यू और क्या है, क्रोमा। ह्यू का मतलब क्या होता है, मतलब सर ये जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या बताता है मेरे पास में, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम को बताता है। क्योंकि जो भी कलर होता है, कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अपने पास में विजिबल लाइट होता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम के अंदर एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, वो वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ डिसाइड करती है, उस वेवलेंथ के ऊपर अपने को कौन सा कलर यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर नाम से। ठीक है, इसके अंदर तो वो स्पेक्ट्रम का डोमिनेंट जो अपने पास में कलर जो बताने का काम करता है वो कौन सा कंपोनेंट बताता है, ह्यू। नेक्स्ट आता है वैल्यू। वैल्यू बताता है अपने को डार्कनेस एंड लाइटनेस। ठीक है, क्योंकि अपन बहुत बार बात करते हैं कि अपने पास में सोइल क्या है, थोड़ी डार्किश ब्लैकिश है, थोड़ी लाइटिश ब्लैकिश है, मतलब थोड़ी लाइट डार्क है, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है। तो लाइट और डार्क की बात करते हैं ना, लाइट डार्क का मतलब सिंपल से देसी भाषा में समझे तो मतलब हल्का या गहरा, मतलब बहुत ज्यादा गहरा है या बहुत हल्का है, वो लाइटनेस और डार्कनेस होती है। वो कौन सा कंपोनेंट बताता है यहाँ पर, वैल्यू। नेक्स्ट आता है अपने पास में क्रोमा।
क्रोमा से आप ऐसे भी आ सकते हो C4 क्रोमा C4 कलर, मतलब कलर की प्यूरिटी बताना, मतलब कितना प्योर कलर दिख रहा है हमें सर, उसकी प्यूरिटी बताने का काम कौन सा करता है अपने पास में, क्रोमा। ठीक, ये अपना बेसिक चीज यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जो कलर होता है, कलर किसकी वजह से होता है सोइल में? तो कलर सोइल के अंदर मैंने बताया कि सोइल के अंदर प्रॉपर्टी होती है, और सोइल किससे फॉर्मेशन हो रहा था सर? रॉक से। रॉक से क्या हो रहा था? वेदरिंग हो रहा था सर, और वेदरिंग से आपने बताया था कि पेरेंट मटेरियल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, और पेरेंट मटेरियल के अंदर सोइल फॉर्मेशन होता है। सोइल फॉर्मेशन होकर के क्या बनती है हमारे पास में? ये सोइल बनती है जो सोइल प्रोफाइल के फॉर्म में मैंने आपको उसको बहुत तरीके से आपको डिफाइन करके यहाँ पर पढ़ाया था। ठीक है सर। अब जब आपको मैंने बताया किससे बनी है? रॉक से। और रॉक किससे बनती है? अपने पास में बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स से मिलकर के क्या बनती है? रॉक बनती है। तो पेरेंट मटेरियल के अंदर मेन जो सबसे छोटी अपनी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, वो क्या हो गया? मिनरल्स। ठीक, तो मिनरल्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर मिनरल्स होता है वो अपने आप में कंबाइंड होकर के अपना एक कंपाउंड बनाता है, और वो जो कंपाउंड होता है ना, उस कंपाउंड का अपने आप में कलर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फेरस होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का मैंने बताया भी था आपको, इसके अंदर ह्यूमस होती है जो ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर की यहाँ पर होती है। तो जैसा उसका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा कंटेंट होगा सोइल के अंदर, तो सीधी सी बात है वो कलर भी वैसा जनरेट करेगी। तो ऐसे कुछ यहाँ पर मैटर होते हैं अपने पास में कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जो कलर की लाइटनेस डार्कनेस जो होती है, उस डार्कनेस और लाइटनेस से आपको इसकी फर्टिलिटी पे अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जब रॉक्स पढ़ाया था कि रॉक्स के अंदर बेसाल्ट रॉक्स होती है। ठीक है, बेसाल्ट रॉक्स एल्कलाइन नेचर की होती है, थोड़ी ब्लैकिश ब्राउनिश कलर की यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, और क्या होती है? मोर फर्टाइल होती है। मतलब आपके दिमाग में ये चीजें याद रहनी चाहिए कि जब जब आपको डार्क कलर की सोइल दिखे, ब्लैक कलर की सोइल दिखे या डार्किश कलर की सोइल दिखे, उसकी फर्टिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। उसके रीजन क्या है कि सर उसके पेरेंट मटेरियल के अंदर बेसाल्ट पाया जाता है, जो अपने आप में क्या है? मोर फर्टाइल होता है, क्योंकि एसिड बेसिक नेचर का होता है। उसी के साथ में सर ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है? ब्लैकिश कलर का होता है। और ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर के पास में क्या है? बहुत अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के साथ में आपको जब मैंने आपको जो मैं ऑर्गेनिक मैटर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम भी आपको बताऊंगा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये क्या करता है? अपनी सोइल की स्ट्रक्चर को भी क्या करता है? इनहांस करने का काम यहाँ पर करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब आपको फर्टिलाइजर वगैरह पढ़ाऊंगा उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जैसे मैं बोला डार्क, तो मैं जैसे जैसे डार्कनेस की तरफ जा रहा हूँ, तो डार्कनेस की तरफ जाऊंगा तो मेरी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और मैं जैसे लाइट लाइट सोइल मतलब व्हाइटिश कलर की जाऊंगा, और व्हाइटिश कलर की मैंने क्या बताया था आपको? सैंडी सोइल। और व्हाइटिश कलर की सैंडी सोइल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर सिलिका पाया जाता है। सिलिका बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है, 70% सिलिका देखने को मिलता है सैंडी सोइल के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये क्या होती है? लाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। इसलिए जैसे जैसे अपन लाइट कलर की ओर जाएंगे तो अपनी क्या होती है? फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो ये एक अपना पास में फर्टिलिटी देखने का डायरेक्ट एग्जांपल है कि अपन कैसे फर्टिलिटी को डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने पास में सर कुछ मतलब जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल मिनरल्स हो गए। मिनरल्स आप मतलब क्या होते हैं? मिनरल्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके क्या बताया? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड जैसे कोई सॉल्ट बना लिया, जैसे NaCl होता है। NaCl आपको व्हाइट कलर का दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर Na होता है और क्या होता है? Cl प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? Na+Cl है। ये अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट है Na। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? चार्ज फॉर्म में होते हैं, इतना आपको पता है। लेकिन ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये अपनी स्टेबिलिटी रखने के लिए, हर मॉलिक्यूल होगा या कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, अपनी स्टेबिलिटी रखने के लिए कुछ तो पता वर्क करेगा, कुछ भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं ये अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? या तो चार्ज के साथ में खेलते हैं, मतलब आपस में क्या करते हैं? चार्ज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, चार्ज एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ये क्या करते हैं? आपस में मर्ज होकर के एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं, और जब न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं तो इनकी क्या बढ़ जाती है? इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए अपन केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा होगा आप यहाँ पर एनाइन जो अपने पास में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ये क्या होती है? वो ही होती है, ये चार्ज वाला ही खेल है। ये इसी से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया है, जो आगे आप आने वाले टाइम पे आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूंगा वहां पर कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं समझा देता हूँ क्यों अपन CEC की बात करते हैं और क्यों अपन AEC की बात करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर ट्यूशन के अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। मैं पहले बता दिया हूँ आपको। जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर हाँ मुझे इसका कंसेप्ट सीखना है, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या खेल चलता है अपनी यहाँ पर सोइल के अंदर इन एलिमेंट के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़ लिया। अब ये NaCl बन गया तो NaCl क्या करेगा? अपने आप में अपना एक कलर जनरेट करता है, और कलर यदि NaCl ज्यादा होगा अमाउंट में तो सीधी सी बात है NaCl का कलर दिखेगा।
यही होगा ना। तो ये क्या होता है, जैसे ड्यू टू साल्ट की, तो साल्ट की वजह से अपने को किस कलर, कैसा कलर देखने को मिलता है, व्हाइट कलर। ऐसे ही अपनी पास में जो फेरस है, फेरस क्या है सर, एलिमेंट है, क्योंकि हम जनरल टर्म बात करें फेरस की। लेकिन सर ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, और जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं तो अपना एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब ऑक्साइड क्या होते हैं अपने पास में, फेरस। और फेरस के ऑक्साइड बहुत सारे आपने देखा होगा, मैग्नेटाइट देखा है, हेमेटाइट देखा है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑक्साइड है किसके, फेरस की। और जब आपने पढ़ा होगा कि ये जो ऑक्साइड ये होते हैं, ये किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो सीधी सी बात है, रेडिश कलर की सोइल अपने को देखने को यहाँ पर मिलती है। कब मिलेगी, जब हमारे पास में सोइल के अंदर मोर अमाउंट में किसकी ऑक्साइड है, फेरस की। ऐसे यदि हाइड्रो ऑक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड किसके हैं, फेरस के हैं, तो वो क्या होता है यहाँ पर, येलोइश कलर होता है। जैसे आपने लिमोनाइट पढ़ा हुआ, इसके अंदर कौन आता है, लिमोनाइट, ठीक है। आप याद रखो तो रख लो, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में लिमोनाइट से रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने आपको बता दिया कि लिमोनाइट होता है जो येलोइश कलर देते हैं, और ये लिमोनाइट क्या होता है अपने पास में, हाइड्रोक्साइड होता है किसका, फेरस का। ऐसे आपको बात करो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होता है सर, ह्यूमस होता है सर। और सर आपने बताया था ये जो ह्यूमस होता है ये किसकी फॉर्मेशन से बन रहा था, जल्दी बताइए कमेंट में, वीडियो को पॉज करके। मैंने वहां पर ही बताया था कि ह्यूमस किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक मैटर का। लेकिन इसकी बनने वाली जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में आएगा, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। ह्यूमस की फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। इसके नाम में इसका काम छुपा है, और काम में इसकी क्या है, इसका प्रोसेस का भी नाम यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इसके अंदर कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो यह ह्यूमस है, और ब्लैक किस कलर का आपको बताया, तो ये क्या करेगा, सोइल में क्या करेगा, ब्लैक कलर जनरेट करेगा, तो सोइल हमें ब्लैक किस कलर के यहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट। ये टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट होता है, ये भी क्या करते हैं, ब्लैक कलर जनरेट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये अब कलर से रिगार्डिंग कुछ चीजें आ गई, यदि यहाँ पर आपको पूछा भी जाएगा ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम आप दो, आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ऑक्साइड ऑफ अपने पास फेरस का, उसी के साथ में आपको ऑर्गेनिक मैटर वाला, ऑर्गेनिक मैटर वाला तो आपको भूलना भी नहीं है बिल्कुल भी, ये तो कम से कम इससे चैप्टर से आपको याद ही रखना है, ठीक। तो ये अपनी कंप्लीट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, ठीक। प्रॉपर्टी मतलब पहले आपको बताया था, हर वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। फिजिकल का वर्ड बता दिया, और प्रॉपर्टी का मतलब सर उसके पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई अपने पास स्पेसिफिक चीज होती है, सबके अंदर होती है। ह्यूमंस के अंदर अपने आप में प्रॉपर्टी होती है, ऐसे सोइल के अंदर भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बताया था सेकंड नंबर की आपको, वो अपनी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब सर केमिकल से रिगार्डिंग चीजें होती है, यहाँ पर आइंस वगैरह का गेम यहाँ पर चलता है। तो उसके अंदर अपन पीएच की बात करते हैं, पीएच में सीधा से क्या किसकी बात करेंगे अपन, H प्लस के आयन की, और उसके साथ में OH माइनस आयन की। तो अपने जो सिलेबस में है वो सिर्फ क्या है, यहाँ पर पीएच है। फिर भी मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन आपको ईसी का भी दूंगा। ईसी क्या होती है सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस मतलब क्या होता है, जब आपको ईसी दिखे तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए सोल्ट से रिगार्डिंग, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्ट, अमाउंट ऑफ सोल्ट। ये अमाउंट ऑफ सोल्ट होती है, ये क्या होती है अपने पास में, अपनी ईसी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर शो करती है किसके अंदर, अपनी अपनी सोइल के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सीईसी। सीईसी अभी कंसेप्ट आपको मैंने समझा ही दिया है, एलिमेंट वाला। जो ये एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अपनी पास में सोइल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है। ये पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये जो आयंस होते हैं, इन आयंस को होल्ड करके रखते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। जब ये होल्ड करके रखते हैं सरफेस के ऊपर ये आयंस, तो इनके पास में कैपेसिटी होती है कि आपस में आयंस को क्या करें, एक्सचेंज करें। मतलब ये जो पार्टिकल था इसको आयंस दे दिया, ये पार्टिकल अपनी इसको आयंस दे दिया, ताकि इनके चार्ज या कहां पर क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। ये जो आयंस होते हैं, ये आयंस ही क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यहाँ रहते हैं, जिसको प्लांट क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। जब आपको प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा अच्छे से कि कौन कौन से अपने लिए प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे प्लांट को चाहिए ही चाहिए, जो अपने को प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे बाहर से, ठीक है। तो वो ही किसका फॉर्म होता है, इन एलिमेंट का ही यहाँ पर सारा खेला चलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में दिया, मतलब एक्सचेंज हो रहा है आपस में, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे अपने पास में, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। मतलब सर उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कैटायन एक्सचेंज करने की। उस साथ में यदि एनायन की बात करेंगे तो एनायन जो अपने पास में एक्सचेंज कैपेसिटी, ये बात होगी, ठीक है। उस बाद में क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इसका कोई इतना मतलब रोल यहाँ पर नहीं है। क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मैं कहां पर पढ़ा दूंगा, जब आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझा दूंगा इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो मेनली अपने पास में यही होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर पीएच को लेकर के, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएच से रिगार्डिंग आपको मेन तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर पीएच किसने, मतलब कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने पीएच टर्म दी। तो पीएच टर्म किसने दी, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने दी कब, 1909 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, पीएच बताती क्या है, पीएच सर एसिडिटी और बेसिसिटी, मतलब अपनी सोइल एसिडिक कंडीशन की है या बेसिक कंडीशन की है, उसके बारे में यहाँ पर बताती है। एक स्केल होता है, स्केल के ऊपर यूनिट होती है 0 to 40, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो अपने पास में पीएच स्केल होता है,
पीएच स्केल। इस पीएच स्केल की जो अपने पास में मैं आपको रेंज बताया, रेंज कहाँ से बताया मैंने आपको, 0 to 14 यहाँ पर होती है, और ये 0 to 14 रेंज होती है। इसके बीच में मिडिल में ये 7 जो रेंज होती है, जो अपने बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडीशन। तो ये 0 to 14 क्यों बताया इन्होंने, तो हो सकता था 0 to 15 हो सकता था, 0 to 25 हो सकता था, कुछ तो इसके अंदर रीजन हो सकता था ना। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बाद में आप जब मतलब बीएससी वगैरह करोगे तो उस टाइम पे आपको वाइवा वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं अपने जो अपने प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो, ठीक है। तो ये क्यों रीजन होता है बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। तो ये इसके अंदर रिगार्डिंग आपसे बात होगी कि सर इसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन और OH- की कंसंट्रेशन से रिगार्डिंग देखते हैं, कब H+ की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो कब एसिडिटी होगी, कब OH- की कंसंट्रेशन चेंज होगी कब बेसिसिटी होगी, उसके बारे में कंसेप्ट आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप पीएच से रिगार्डिंग, इसका नाम से ही इसका काम भी यहाँ पर, मतलब नाम भी यहाँ पर इसका पूछा गया है कि पी किसको रिलेट करता है और एच किसको। तो एच तो आपको सिंपली समझ में आ रहा हो किसको करता है, H+ आयन को, ठीक है। और जो पी होता है ये दर्शाता है यहाँ पर पोटेंज को। पोटेंज का मतलब है, मतलब जर्मन वर्ड होता है, क्या है, जर्मन वर्ड है, जो क्या दर्शाता है, कंसंट्रेशन को दर्शाता है या पावर को दर्शाता है, किसकी, H+ आयन की। तो पावर ऑफ H मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, पीएच के नाम से। ये अपनी सिंपल लैंग्वेज होती है डेफिनेशन की, लेकिन इसको और भी इसके फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर यदि पीएच देखें, पीएच की डेफिनेशन, तो क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव जो लॉगरिथम होता है वो क्या होती है अपने पास में, पीएच। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H+। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस जो अपने पास में नेगेटिव साइन आया, इस नेगेटिव साइन को अपने को रिमूव करना है, तो क्या करते हैं हम, H+ की कंसंट्रेशन को अपोन में लेके चले जाएंगे, तो 1 अपोन में H+ की कंसंट्रेशन कर देंगे, तो ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये आप जब भी यहाँ पर यूज करो इस फॉर्मूले को, तो कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कौन सा कंसेप्ट समझना है यहाँ पर, पीएच वाला। पीएच वाला जैसा मैंने आपको स्केल बताया 0 to 14 इसके ऊपर रीडिंग होती है, जिसका रीजन आपको बताना है क्यों सर हमने 0 to 14 ही रेंज यहाँ पर पीएच की ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, न्यूट्रल कंडीशन आपको याद रखनी है, जो अपना वाटर होता है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होती है, मतलब सर क्या होता है, 7 पीएच का होता है वाटर, ठीक। अब 7 के ऊपर है, अब 7 के ऊपर है तो मतलब यहाँ पर H+ की और OH- की कंसंट्रेशन भी क्या होगी सर, सेम होगी, जब भी तो न्यूट्रल होगा, है, ठीक है। अब एसिडिटी जो बताता है वो कौन सा आयन बताता है यहाँ पर, H+, जबकि एल्केलाइन कंडीशन कौन सा दिखाते हैं यहाँ पर, OH- आयन, ठीक है। तो सर आपने इतना बता दिया कि ठीक है, जब एसिडिक का बात करेंगे मतलब H+ कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जब एल्केलाइन की बात करेंगे मतलब हमारे पास में OH- की कंसंट्रेशन होगी। तो मैं अब 7 पीएच के ऊपर हूँ, मतलब न्यूट्रल पीएच के ऊपर हूँ। अब न्यूट्रल पीएच पे हूँ तो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा, 7 से लेकर 0 वाली डायरेक्शन में जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब सर एसिडिटी बढ़ना, या क्या क्या होता है, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। जैसे जैसे आप बहुत करीब जाओगे, पीएच 2 होगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच 1 होगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक यहाँ पर होगा। लेकिन जब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब सोइल के अंदर सर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में OH- की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसका सेम अपोजिट करना है किसके अंदर, अपने को एल्केलाइन कंडीशन में। जैसे मैं 7 के ऊपर हूँ, 7 से 14 की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी क्या हो रही है, OH- की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज यहाँ पर हो रही है। जब OH- की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ये बिल्कुल इसी रेशियो में चलता है, क्योंकि इनको अपने आप में रेशियो इनको मेंटेन रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जो पीएच का रेशियो होता है, क्योंकि 0 to 14 बताया ना, तो पीएच प्लस POH- ये मिलकर के किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। तो दूसरा जो आपके पास में याद रखने वाला जो फॉर्मूला आ गया, ये आ गया पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है एक डायरेक्ट, कि आपको डायरेक्ट पीएच का वैल्यू दे दिया कि मेरे पास में पीएच है, जैसे मेरे पास में 7 पीएच है कोई सॉइल की, तो आपको बोलेगा कि इसके अंदर पीओएच कितना होगा, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाना है, क्या रख दोगे, 7 यहाँ पर रख दोगे तो 7 उधर जाएगा, तो मेरे पास में पीओएच की वैल्यू भी कितनी आ गई, मेरे पास में 7 आएगी। तो हो सकता है यहाँ पर और कुछ भी हो, है, ठीक है। यदि अच्छा क्वेश्चन वो बनाएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, आपको H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पर दे देगा, तो H+ की कंसंट्रेशन देगा तो उससे पहले आपको पीएच वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पीएच से क्या निकालोगे, आपको लोग अपोन में क्या करोगे, 1 अपोन में H+ की कंसंट्रेशन, यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन करोगा उसका लोग वैल्यू, तो लोग वैल्यू आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, मैक्सिमम आपको 5 तक या 9 तक यहाँ पर लोग वैल्यू यहाँ पर याद आपको रखना है सिर्फ, ठीक है। उससे आप लोग पीएच की वैल्यू निकाल लोगे, तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी, तो पीएच की वैल्यू इसके यहाँ पर पुट कर दोगे तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है, ठीक। बाकी आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पीओएच दे देगा, या ऐसे कर दिया आपको कि पीओएच, सोइल की पीओएच कितनी है, मेरे पास में 5 है,
तो आप इसकी पीएच को आपको बोलेगा पीएच इसकी बताइए, तो क्या करोगे, सिंपल अपने पास में फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया। तो पीएच में यहाँ पर क्या रख दूंगा, मेरे पास में 5 है, तो 5 इधर जाएगा तो माइनस होकर के कितना बच जाएगा मेरे पास में 9। तो मेरे पास में सोइल की पीएच कितनी होगी 9 पीएच यहाँ पर होगी। ठीक है, इतना आपको सिंपल इसके अंदर याद रखना है। न तो कोई आयन से रिगार्डिंग आपको याद रखना है सर कौन से आयन नेगेटिव होते हैं, कौन से आयन पॉजिटिव होते हैं, सिंपल आपको H प्लस और OH माइनस यहाँ पर याद रखनी है। फिर वो आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम होता है, फेरस होता है, इनके अपने आप में एक मतलब एसिडिटी बेसिडिटी को पोज करने की कैपेसिटी यहाँ पर होती है, जिसके अपन कभी डिटेल में बात करेंगे जब आप लोग बीएससी के अंदर चले जाओगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर आप पीएच कितनी बात कर रहे हो, तो पीएच कोई सुटेबल पीएच होगी ना जिसके अंदर अपनी अच्छा से प्रोडक्शन करेगी। तो वो सुटेबल पीएच क्या होती है, सुटेबल पीएच होती है जिसको बोलते हैं अपन 6.5 से 7.5, जिसके अंदर क्या बोलते हैं मतलब 6.5 का मतलब क्या हो गया सर 7 से थोड़ा सा पीछे, मतलब थोड़ा सा पीछे मतलब थोड़ी सी एसिडिक, मतलब क्या बोलेंगे इसको स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे स्लाइटली बेसिक। तो अपने पास में जो बेस्ट कंडीशन होती है वो किसकी होती है, स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक जो सोइल होती है वो अपने पास में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सोइल मानती है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने पास में जो ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अपने सोइल ऑर्गेनिज्म या सोइल माइक्रोब्स पढ़ाऊंगा। ये सोइल माइक्रोब्स जो होते हैं ये बेस्ट कौन सी कंडीशन पे रहते हैं, अपने पास में न्यूट्रल कंडीशन के आसपास बेस्ट कंडीशन में देखने को मिलते हैं। जब अपने पास में ऑर्गेनिज्म बेस्ट कंडीशन के ऊपर है तो क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से डिकम्पोजिशन करेंगे। जब प्रॉपर तरीके से डिकम्पोजिशन करेंगे तो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी क्या रहेगी, प्रॉपर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है यहाँ पर न्यूट्रिशन साइकिल वगैरह, ये सब न्यूट्रिशन साइकिल जो चलती है आपस में उनको भी मतलब रेगुलेट करने का काम कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं। जब माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सीधी सी बात है सोइल में न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, कमी होगी। जब सोइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो मैंने आपको बताया था जब जब अपन प्लांट की सोइल से रिलेट बात करेंगे तो किससे रिगार्डिंग बात करेंगे, न्यूट्रिएंट से, क्योंकि हमारे प्लांट को तो सोइल से क्या मतलब है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और न्यूट्रिएंट्स अपटेक करके प्लांट क्या करता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। जब प्लांट सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हम नहीं छोड़ेंगे तो प्लांट भी यहाँ पर क्या नहीं करेगा, ग्रोथ शो नहीं करेगा। ठीक है, जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपने पास में सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में जो आता है तो कहता है ईसी। ईसी का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसकी आपको क्या याद रखनी है कि जब जब ईसी दिमाग में आए तो क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्ट ईसी प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सोइल इंक्रीज होगा ईसी भी इंक्रीज यहाँ पर होगी। इसकी अपने पास में यूनिट जो होती है अपने आप में ये यूनिट रखता है, जबकि जो पीएच होती है पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। लेकिन इसके अंदर अपन सिंपली आपको पूछे एच प्लस आयंस वगैरह, आपने सोइल साइंस उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा डिटेल में जब कंसंट्रेशन वाला मॉलिक्यूल मतलब सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ 12th के अंदर, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन किस में लिखते हैं सर, मोल पर लीटर में। तो आपको H प्लस की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। बट अपने पास में पीएच की कोई वैल्यू नहीं होती, यूनिट नहीं होती, तो पीएच क्या होती है अपने पास में, यूनिट लेस होती है। जबकि ईसी में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सोल्ट की क्या होती है, अपने आप में यूनिट रहती है। तो यूनिट रहेगी तो क्या दर्शाएगा अपने पास में एक अपनी यूनिट रखेगा जिसको बोलते हैं मिलीमो पर सेकंड पर सेंटीमीटर, मतलब एम ये मिली है एम, उसके बाद में MHOS ये मो है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना, मिली मो पर सेंटीमीटर है। उसके बाद में इसका दूसरा नाम और बोलते हैं डेसी साइमंस पर मीटर। तो डेसी साइमंस पर मीटर मतलब DS अपन में एम। तो ये यूनिट दोनों यूनिट इसकी याद रखनी है। मैं जब ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिगार्डिंग तो यही पूछा जाएगा यूनिट से रिगार्डिंग, इसी की से। ठीक है, अदरवाइज इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन इतना आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CEC। CEC मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब सर जितने ज्यादा कैटायन, जितने ज्यादा आपस में एक दूसरे के पास में आयन फेंक रहे, मतलब जितने ज्यादा आपस में आयन फेंक के खेलेंगे तो सीधी सी बात है न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, मतलब न्यूट्रिएंट्स किसके ऊपर डिपेंड करे, आयंस के ऊपर या एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और किसकी फॉर्म में है, तो आयंस की फॉर्म में है, या तो पॉजिटिव आयंस लेकर रहेंगे या नेगेटिव आयंस लेकर रहेंगे। जब वो ज्यादा है तो सीधी सी बात है न्यूट्रिएंट भी ज्यादा है, जब न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो मेरी सोइल की फर्टिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो हमेशा CEC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फर्टिलिटी की। तो जब सबसे ज्यादा अपनी जो अर्थ होती है ना, अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है ना वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी माना जाता है अपने अर्थ के ऊपर, जो अपने पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके सस्टेन करने का। क्यों सर ऐसा क्यों है, आपने देखा होगा सोइल है, सोइल को ऐसे हल्के में मत लीजिए आप लोग। ये ऐसे नहीं कि आप प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रोथ कर रही है, अपन फूड खा रहे हैं, उससे अपन भी क्या कर रहे हैं, अपनी भी लाइफ चल रही है ना। आपको सोइल क्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि कैसे अपने पास में सोइल
हैज ए सोइल बॉडी नहीं है, नेचुरल बॉडी के साथ में ये पूरा एक अपने आप में इकोसिस्टम लेकर चलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोइल का लिविंग इकोसिस्टम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, और माइक्रोब्स वगैरह होते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, अपने हैज ए इकोसिस्टम, मतलब माइक्रोब्स भी है, माइक्रोब्स के साथ में और भी बहुत सारी प्रोसेस के अंदर चलती है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलता है, न्यूट्रिएंट साइकिल के बाद में पूरा प्लांट ग्रोथ करता है, ग्रोथ प्लांट के जो अपने पास में रेसिड्यू होती है, रेसिड्यू वापस जाती है, तो ये पूरा साइकिलिक फॉर्म में चलता है, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बना करके रखती है सोइल भी अपने आप में। ठीक है, तो उसके अंदर फर्टिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होगी, डायरेक्ट सीईसी के लिए। ठीक है, तो सबसे सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिनोमेना है अपने पास में, मतलब अर्थ के ऊपर, तो कौन सा है, सीईसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसके अंदर मेनली आपको क्या पूछा जाएगा, यूनिट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट क्या है, कूलम पर केजी, इसी को बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। यदि 100 ग्राम सोइल की अपन बात करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट बात करेंगे। यदि केजी की बात करेंगे, मेरे पास मतलब 1 केजी सोइल, 1 केजी सोइल में आपसे कोई पूछे कि उसके अंदर सीईसी बताइए, मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बताइए, तो उसकी यूनिट क्या लिखोगे आप, कूलम पर मोल। क्यों लिख रहे हैं कूलम पर मोल, मतलब सर आयंस है, और आयंस होते हैं तो आयंस की जो अपने पास में चार्ज यहाँ पर डेवलप होता है, और इसकी जो यूनिट होती है किस मतलब कूलम में होती है, कूलम में होगी। तो उसके बाद में क्या होगा, मतलब सर मोल कैसे लगाए इसके अंदर, कूलम पर मोल, मतलब ये क्या होती है, कंसंट्रेशन क्रम में भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोले, कूलम पर मोल पर केजी, मतलब मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सोइल के अंदर क्या होगी, इसकी अपने पास में इसकी यूनिट होगी। ऐसे यूनिट लेस कौन था अपने पास में, जल्दी बताइए, पीएच। सेकंड ईसी, ईसी की मैंने क्या यूनिट बताया था आपको, मिलीमो पर सेंटीमीटर, या इसी को क्या बोलते हैं, डेसी साइमन्स पर मीटर के नाम से जिसको जानते हैं। इतना याद रखोगे। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको डायरेक्ट आपको कुछ कंपाउंड दे दिया जाएगा, जिसके आपको क्या पूछेगा, डायरेक्ट सीईसी पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है इसके अंदर, यदि हो सकता है आपको याद रहे तो रख लेना। इसके अंदर अपने पास में कुछ कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर, जिसको अपन बोलते हैं क्योलाइट बोलते हैं, इलाइट बोलते हैं, इलाइट को अपन क्लोराइड के नाम से जानते हैं, मोनोमोनोलाइट होता है, वर्मिकुलाइट होता है, और यहाँ पर ह्यूमस होती है। ठीक, इसके अंदर आपको सबसे ये चीज रखनी है, सबसे कम सीसी किसकी होती है, तो सबसे कम सीसी होती है केल्विनाइट की। कितनी होती है, 3 से 15। ठीक है, 3 से 15 इसकी यूनिट भी आप याद रख लो। यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पर कूलम मोल केजी, ये यूनिट सबकी चलेगी। ठीक है, हमेशा यूनिट लेकर आपको चलना है साथ में, नहीं तो अदरवाइज आपको ऑप्शन में, यदि एक ऑप्शन में यदि यूनिट है, एक ऑप्शन में यूनिट नहीं है, तो आपको यूनिट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। बहुत बार एग्जामिनर इस टाइप से खेल सकता है आपके साथ में। ठीक है, जनरली ये साइंस के स्टूडेंट से ज्यादा, मतलब जो नीट वगैरह होती है उसमें यूनिट का बहुत यहाँ पर रोल होता है। बाकी आप भी इस चीज को याद रखिए। तो सबसे लोएस्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये किसकी अपने पास में, क्योलिनाइट की होगी सर। सबसे हाईएस्ट किसके अंदर सीईसी होती है अपने पास में, ह्यूमस। जब भी तो बोलता हूँ आपको कि जब आपके पास में ऑर्गेनिक मैटर होता है और सोइल ब्लैकिश कलर की होती है, तो सर क्या होता है, अपने पास में उसकी फर्टिलिटी भी ज्यादा है। क्यों फर्टिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसके पास में सीईसी बहुत ज्यादा है, अपने आप में बहुत ज्यादा कैटायन लेकर घूमता है ह्यूमस। ठीक है, तो इसको सीईसी कितनी होगी, 150 से 300। तो ये दो डाटा तो आपको जनरली यहाँ पर याद रखना है। लोएस्ट किसकी होती है, क्योलिनाइट की होती है सर, और सबसे ज्यादा किसकी होती है सर, हमारे पास में ह्यूमस। तो इसको याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया कि जब अपन ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर किसकी बात करते हैं, ह्यूमस की बात करते हैं, मतलब सर बहुत अच्छी फर्टिलिटी रखता है। और अच्छी फर्टिलिटी रखने का रीजन भी आपको मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, सीईसी, मतलब फर्टिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है सर सीईसी के साथ में। ठीक है, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में, जो अपने पास में क्या है, आयन एईसी, मतलब एनाइन एक्सचेंज, सेम उसी पैटर्न में, यूनिट भी सेम रहेगी, कूलम पर मोल पर केजी। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सबसे जो मैक्सिमम होगी ये उसके अपोजिट हो जाएगी। इसमें किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, केओलिनाइट की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ह्यूमस की हो जाएगी। मतलब इसका उस अपोजिट होगा सर, जिसके पास में कैटायन ज्यादा होंगे तो उसके पास में क्या होगा, एनाइन की कम अमाउंट में होगा, कम एनाइन एक्सचेंज करेंगे वो लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका अपोजिट आपको याद रख लेना है। तो सीईसी आपको याद है, तो ईसी में आप कहीं भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है अपने पास में, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से आपके दिमाग में सीधा सा है बायोलॉजी, मतलब बायो मतलब क्या होगा सर, लिविंग जो अपने पास में ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करते हैं। लेकिन सर आप एक इसके अंदर चीज बात करें, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। माइक्रो मतलब इतने माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको अपन अपनी आंखों से, नेक्ट आई से अपन देख नहीं सकते। उसके लिए देखने के लिए अपन क्या क्या लगा, किसकी यूज करनी पड़ेगी, कोई लेंस, कंपाउंड लेंस वगैरह की अपन यूज यहाँ पर करते हैं, उसके बाद अपन उनको देख सकते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में कौन लाते हैं, अपने पास बैक्टीरिया होती है, फंजाई होती है, एक्टिनोमाइसीटीज वगैरह और एल्गी वगैरह, ये सब किसके अंदर आ जाता है अपने पास में, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो कितने टाइप के इसके अंदर सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने अपने पास में, 4। कितने हैं, 4। ठीक है, 4 मतलब एक हो गया अपने पास में बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, एक्टिनोमाइसीटीज, और उसके बाद में क्या होगा, फंजाई, और उसके बाद में क्या होगा, एल्गी। ठीक है,
अब इसके अंदर ऑर्डर की बात करें किसके अमाउंट में, यदि बेस्ड ऑन नंबर की बात करें तो नंबर में मतलब संख्या में कितने ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एक जो पाए जाते हैं वो क्या है, बैक्टीरिया। आप एक मुट्ठी भर यदि सोइल लोगे तो उसके अंदर आपको बहुत मिलियंस में यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो ऑर्डर होगा बैक्टीरिया किसको लेकर के, बेस्ड ऑफ नंबर को, मतलब बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होंगे सर, उसके बाद में एक्टिनोमाइसीट्स सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे होगा फंजाई, और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे एल्गी। मतलब सबसे कम अमाउंट में कौन पाया जाता है अपने पास में, एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और सबसे ज्यादा कौन, बैक्टीरिया। लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में दे दे कि बेस्ड ऑन वेट, मतलब इसके वेट बेस, इसके वजन के बेस पे देखेंगे तो वजन के बेस पे सबसे आगे किसको डाल देना है आपको, फंजाई को। तो आप फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, फंजाई फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपके पास बैक्टीरिया, मतलब जो बेसिलस, इसके अंदर मोस्टली जो जीनस पाया जाता है बेसिलस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। थर्ड पे क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्टिनोमाइसीट्स, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा, एल्गी। लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं 2 ऑर्डर देकर के आपको कंफ्यूज कर दिया हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना कंफ्यूज, वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। जब आपको डायरेक्ट जनरल टर्म्स पूछे इस अपने पास में सोइल के अंदर कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, कुछ भी नहीं दिया आपको कि बेस्ड ऑन वेट, बेस्ड ऑन नंबर, तो आपको क्या मानना है, नंबर के बेस पे जाना। ये बेस्ड ऑफ वेट आपको स्पेसिफिक केस है, आपको लिख कर दे कि आपने को वेट के बेस के ऊपर बताइए कि कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपको क्या करना है, फंजाई यहाँ पर करना है। अदरवाइज आपको क्या याद रखना है, बैक्टीरिया यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ सर, एनवायरमेंट का मतलब अपनी सोइल, सोइल का एनवायरमेंट का मतलब सर क्या पढ़ रहे हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ी हमने, जिसके अंदर क्या पढ़ा हमने, एसिडिक सोइल, बेसिक सोइल, मतलब एसिडिक कंडीशन, एसिडिक ज्यादा है तो बेसिक सोइल को क्या बोलेंगे, एसिडिक सोइल, बेसिक सोइल। तो वही क्या बनाते हैं अपने पास में एनवायरमेंट, किसकी बात करें, क्योंकि माइक्रोब्स को वहां पर रहने के लिए कंडीशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए ना। तो हर माइक्रोब्स की अपनी एक स्पेसिफिक क्या होती है, कंडीशन होती है, जिसके अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो यहाँ पर करता है। तो एसिडिक जो कंडीशन होती है, उस एसिडिक कंडीशन के ऊपर क्या होता है, फंजाई सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलती है। जब जब सोइल के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ती है तो वहां पर बैक्टीरिया की जो संख्या होती है वो यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अपने पास में फंजी की जो संख्या है वो बढ़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिक सोइल के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर अमाउंट में देखने को मिलेगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने को देखने को मिलेगा, तो कौन सा, फंजाई। ठीक, न्यूट्रल सॉइल में क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया। तो साथ में एल्केलाइन सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा आपको एक्टिनोमाइसीट्स। वाटर लॉग सॉइल के अंदर याद रखना है, वाटर लॉग सॉइल के अंदर जैसे अपन पेडी की बात करें, राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो उसके अंदर वाटर लॉग कंडीशन देखने को मिलेगी, और वाटर लॉग कंडीशन में आपको एल्गी देखने को मिलती है, जो अपने पास में शैवाल होते हैं। आपने आसपास कहीं पानी की टंकी वगैरह अपने गांव वगैरह कहीं देखा हो तो वहां पर शैवाल उगते हैं, उगते हुए आपने देखा होगा, एल्गी आपने देखा हो, तो एल्गी बट जो अपने पास वाटर बॉडी होती है वहां पर भी उगती है। तो ये वाटर की कंडीशन में अच्छे से अपने आप को सस्टेन यहाँ पर रखती है, इसलिए अपने को वाटर लो कंडीशन में एल्गी वाले जो अपने पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ज्यादा देखने को मिले। ड्राई एंड सेमी ड्राई सोइल के अंदर एक्टिनोमाइसीट्स यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब सर एल्केलाइन कंडीशन, उसी के साथ में ड्राई एंड सेमी ड्राई कंडीशन में क्या होगा, एक्टिनोमाइसीट्स क्या होगा, ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा, कि जो अपने पास में ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक में कौन आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, और हेटरोट्रोपिक में क्या आएगा, बाकी जो बच गए तीनों, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास में, न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो सीएन रेशियो। सीएन रेशियो से पहले आपको एक नोट और बताता हूँ, जब आपके पास में डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन होता है, तो डीकम्पोजिशन में आपने देखा होगा कि जो अपने पास में जो काऊ वगैरह, कैटल्स वगैरह रहते हैं, उनका जो वेस्ट होता है, ठीक है, उस वेस्ट को आपने देखा होगा जब वो डिकम्पोज होते हैं तो थोड़े हीट होते हैं, गर्म रहते हैं, ठीक है। गर्म रहने का रीजन क्या रहता है, क्योंकि जब वो डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोब्स के द्वारा, तो वो माइक्रोब्स एनर्जी हीट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, आपको हीट जनरेट होती हुई दिखाई देती है। और हीट जनरेट होती हुई दिखाई देती है, इतनी हीट के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो 40 डिग्री से भी ऊपर हीट चली जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, थर्मोफिलिक कंडीशन। तो आपको थर्मोफिलिक कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है, किसके बेस के ऊपर, अपने पास में टेम्परेचर के बेस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर आपको मोस्टली बैक्टीरिया मिलते हैं, जो डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया वो होते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोफिलिक कंडीशन। एक होती है मीजोफिलिक, मतलब जो मॉडरेट मीडियम टेम्परेचर, मतलब 20 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो क्या होगा, मीजोफिलिक। और एक होता है अपने पास में साइक्रोफिलिक, जिसको बोलते हैं लेस देन 10 डिग्री, मतलब जो कूल एरिया होते हैं, कोल्ड एरिया जो होते हैं, कोल्ड लविंग जो बैक्टीरिया मतलब एनिमल्स होते हैं, वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे अपने को, यहाँ पर कौन सी कंडीशन में, साइक्रोफिलिक कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीएन रेशियो। सीएन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं हल्का सा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में और आपको डालने वाले हूँ, क्योंकि सीएन रेशियो से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी सॉइल का क्या सीएन रेशियो होता है, उसी साथ में अपने पास में ह्यूमस का क्या सीएन रेशियो होता है, जो अपने पास में स्ट्रो होते हैं, स्ट्रो के अंदर जैसे व्हीट स्ट्रो हो गया, अपने पास में राइस स्ट्रो हो गया, उसका सीएन रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्ट सीएन रेशियो से रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन सीएन रेशियो होता क्या है। ठीक है, सीएन रेशियो अपन देखते हैं, अपने पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब सर ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, CN रेशियो, मतलब कितने अमाउंट में नाइट्रोजन मैंने दे लिया। जैसे मेरे पास में क्या है 1 kg सोइल है, अब इस 1 kg सोइल के अंदर कितना अमाउंट में क्या है मेरे पास में कार्बन है और कितना अमाउंट में नाइट्रोजन है। इनको यदि मैं रेशियो के फॉर्म में यदि बात करूंगा तो वो क्या होता है अपने पास CN रेशियो होता है किसका, अपने पास में ऑर्गेनिक मैटर का, किसके अंदर, अपने पास में सोइल के अंदर। ठीक है, सोइल के अंदर कितना अपने पास में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको रेशियो के फॉर्म में बात करें तो क्या होता है CN रेशियो होता है। ये CN रेशियो क्या सर इसकी अपनी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है CN रेशियो। क्यों करता है, कैसे करता है वो देख लीजिए। जब जब CN रेशियो वाला जो टर्म्स होता है इसका कंसेप्ट पूरा समझा देता हूँ आपको, याद रखना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से, आपको आगे भी काम आएगा कि CN रेशियो कैसे इफेक्ट डालता है अपनी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ठीक है, जब जब आपको एक मतलब आइडियल सोइल रेशियो बताता हूँ मैं। आइडियल सोइल रेशियो होता है वो होता है 20 से लेकर के 30। ये अपने पास में क्या है, आइडियल कंडीशन है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन आपके दिमाग में डाल देनी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइडियल कंडीशन में 2 केस जनरेट कर रहा हूँ। एक केस मेरे पास में है जब मेरे पास में जो लेस देन क्या है मेरे पास में 20:1। ठीक है, एक मेरे पास में कैसे ग्रेटर देन यहाँ पर 30 बोल दूं या 20 बोल दूं, 30 ले लो या 20 ले लो, :1। इससे यदि ज्यादा है, ठीक है, कम कंडीशन है, कम होना, और यहाँ पर मैंने क्या बोला CN अपॉन में क्या है सर N है, मतलब मेरे पास में 20:1 सर कम आ रहा है। कम आने का मतलब क्या बोलूंगा मैं, सर मेरे पास में नाइट्रोजन ज्यादा है, और जब नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो मतलब उसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर क्या है मेरे पास में इस कंडीशन में क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो जब नाइट्रोजन मेरे पास में सोइल के अंदर ज्यादा है तो सोइल क्या करती है, हर चीज हर सिस्टम को पता है मेरे पास में कुछ ज्यादा खाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा उसको थोड़ा स्टोर करके रखूंगा मेरे आने वाले फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, तो सोइल भी क्या करेगी, इस जो नाइट्रोजन होता है इस नाइट्रोजन को थोड़ा अपनी अदर फॉर्म में चेंज कर लेती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं अपने पास में मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स का फॉर्म कर लेती है, और मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स किस फॉर्म में रहते हैं अपने पास में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में आप अपने को देखने को मिलते हैं। तो जब जब भी अपने पास में नाइट्रोजन अमाउंट में ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेगा, इस ऑर्गेनिक फॉर्म से किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसका अपोजिट अपन कर देंगे। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म, मतलब मेरे सोइल के अंदर क्या है सर, न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम है, मतलब मेरे पास में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है सोइल के अंदर। कब, जब मेरे पास में रेशियो क्या है 30 या 20:1 से ज्यादा है। 30-20 रेशियो से 1 से ज्यादा कब होगा, जब ऊपर वाली जो अपने पास में वैल्यू है ये क्या होगी, ज्यादा होगी, ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जब भी तो मेरे पास में रेशियो क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इतनी मैथ तो आपको सिंपल समझ में आती होगी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक से अपोजिट, किसका अपोजिट, मिनरलाइजेशन का। तो मिनरलाइजेशन अपोजिट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है नॉन मोटाइल। मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं उसका मतलब अपने पास में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब क्या नहीं करेंगे, मोबिलिटी शो नहीं करेंगे, और मोबिलिटी शो नहीं करेंगे तो मतलब क्या हो रहा है सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किस में आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आकर के क्या किसको मतलब प्रोवाइड करवाएंगे अपने सोइल के अंदर, तो अपने पास में ऑटोमेटिक क्या होगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का अपने पास में आइडेंटिफाई करने का भी तरीका है कि अपनी मतलब सोइल के अंदर कार्बन है या नहीं है, कितना नाइट्रोजन वगैरह है नहीं है। तो ये सब प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस आप जब डिटेल में पढ़ोगे, जब आप BSc करोगे, आप GRF वगैरह की तैयारी यहाँ पर करोगे। लेकिन मैंने आपको टर्म्स यहाँ पर बताया, एक बताया मिनरलाइजेशन क्या होता है, तो साथ में इमोबिलाइजेशन क्या होता है, और ये CN रेशियो पे कैसे इफेक्ट डालता है। और जो CN रेशियो है सबसे न्यूट्रल कंडीशन जो बेसिक होता है, जहां पर मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन मतलब दोनों प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स की चलती रहती है अपने पास में एलिमेंट की। और न्यूट्रल कंडीशन क्या बताया आपको मैंने 20:1। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं जो ह्यूमस होती है, इंडियन सॉइल होती है। तो आपको मैं बेसिक सबसे बेस्ट तरीका बताया, वो क्या बताया मैंने आपको, 20 के आसपास सर। तो 20 के आसपास हम ह्यूमस का भी वही बात करेंगे ना। यदि आपको 20:1 या 30:1 याद है तो उसी से आप कंपेरिजन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक चीज रटते ही आपकी सारी चीजें यहाँ पर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर बात करें तो 20:1 to 12:1, मतलब ये अपने पास में बेस्ट तरीका हो गया ना, क्योंकि ह्यूमस है। ह्यूमस की बात करेंगे, ह्यूमस की बात करें या इंडियन सोइल की बात करें, तो आपको 10:1 या 12:1 जहां पर भी दिखे तो वहां पर CN रेशियो आपको यहाँ पर करना है। तो ये वाला आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल याद रखना है, CN रेशियो इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंपोस्ट का CN रेशियो याद रखना है। कंपोस्ट का CN रेशियो मतलब सर उसके अंदर कार्बन की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन उसके अंदर थोड़ा कम है, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 30:4 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 30:4 किसका होगा अपने पास में, कंपोस्ट का। नेक्स्ट बात करें रो मैन्यूर की बात करें तो उसमें क्या होगा, 100:1 हो जाएगा। 100:1 उसके बाद ग्रीन मैन्यूर की बात करें तो उसके अंदर 20 या 30, इसको यहाँ पर स्लैश लगा लेना, 20 या 30:1 हो गया ग्रीन मैन्यूर का। व्हीट स्ट्रो का
थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में अपने पास में राइस, तो राइस का 40 से होता है, 40 से लेकर के 100 भी चला जाता है, 40 तक भी आ सकता है, लेकिन अपने पास में जो व्हीट स्टोर होता है उसको 80:1 यहाँ पर होता है, ठीक है। माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स का 4:1 से लेकर के 9:1, तो आपको माइक्रोब्स का भी यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में सबसे ज्यादा होते हैं वो शैडो डस्ट जो होती है उसका यहाँ पर देखने को मिलता है, या अपने पास में जो वुड होती है वुड, उसका भी यहाँ पर अपने को बहुत ज्यादा रेशियो देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है, अपने पास सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज के अंदर क्या है, भर भर के क्या है सर, कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। तो कार्बन है तो 400:1 किसका हो गया अपने पास में सो डस्ट का, ठीक है। तो वैसे सोइल की बात करें तो सोइल का एवरेज तो क्या माना जाता है, 10:1 ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, कहीं भी बहुत बार यहाँ पर आपको ऑप्शन में 12:1 भी थे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। इंडियन सोइल आपको यदि क्वेश्चन करके दे, ह्यूमस करके दे, या आपको सोइल का एवरेज पूछे, तो 10:1 या 12:1 आपके दिमाग में रखना है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपको किसका याद रखना है सर, ह्यूमस का याद रखना है। तो ह्यूमस का आपको मैंने बता दिया क्या है यहाँ पर पास में, ह्यूमस का क्या कितना बताया आपको मैंने, यही अपने पास में, तो इंडियन सॉइल का था वही अपने पास में ह्यूमस का था। बाकी आप एक ग्रीन मैन्यूरिंग, रो मैन्यूरिंग, इनका याद रखो तो अच्छा है। बाकी आपको राइस का और व्हीट स्ट्रो इसका भी याद रखना है। उसके बाद में आपको माइक्रोब्स का मैंने आपको बता दिया, 4:1 होता है या 9:1 की बीच की जो रेंज होती है उसके अंदर अपने क्या होता है माइक्रोब्स का। तो CN रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना इसका केमिकल प्रॉपर्टी का। और पीएच वाला आपको मैंने बता दिया कि पीएच क्या होता है सर, एक अपने पास में नेगेटिव लोगरिथम, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव जो लोगरिथम होता है उसी को हम पीएच बोलते हैं। जो सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1909 के अंदर इसको क्या कहते हैं, इस टर्म्स को डिस्कवर यहाँ पर किया था। तो पीएच क्या होती थी, H+ और OH- की आयन की कंसंट्रेशन की बात करते थे, जितनी पीएच होगी उतना POH+ मिलकर के किसके इक्वल था, 14 के इक्वल था। तो उसका आप रेशियो यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये 2-3 फॉर्मूले आपको वहां पर याद रखने हैं, इससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने पास सोइल क्वालिटी, जो अपना नया टॉपिक है, आपको जनरली इसके बारे में नहीं बताया जाता है, सोइल क्वालिटी सोइल हेल्थ वाले टॉपिक के बारे में पता है। एनसीईआरटी इसके अंदर सॉरी अपने पास CUT ने इसको ऐड किया है, सोइल क्वालिटी सोइल हेल्थ, उसके साथ में सोइल टिल्थ, 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक बिल्कुल नए टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, जिसके बारे में बात यहाँ पर करेंगे। इसको बेसिक्स में आपको समझाता हूँ कि सोइल क्वालिटी क्या है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वेश्चन डेफिनेशन है, वहां से आप क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ पर, जिसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन करोगे। एक मैंने क्या बताया आपको सोइल क्वालिटी, एक मैंने क्या बताया सोइल हेल्थ। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी से मतलब क्या होगा सर, मेरे पास में सोइल है, मैंने सोइल लिया, सोइल मैं बोलूँ कि यार सोइल है, एक मेरे हाथ में दो टाइप के मैंने सोइल लिया। अब मैं बोलूंगा कि सोइल, इन दोनों सोइल में से किसकी क्वालिटी बेस्ट है, या ऐसे देख लो कि आपको कोई 2 प्रोडक्ट दे दिए, 2 प्रोडक्ट में से पूछो कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट लगता है, किसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, तो आप क्या देखोगे, उसकी बेसिक चीजें देखोगे। जैसे सोइल है, सोइल की बेसिक चीज में क्या है, उसके साथ सोइल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर सर तीनों कॉम्बिनेशन में बेस्ट होगी, तो मैं बोलूंगा सर ये सोइल क्या है, बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी की सोइल मेरे पास में है। बिल्कुल सही, मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर के सर हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यदि प्रॉपर्टी जिसके अंदर बेस्ट होगी वही प्रोडक्ट हमारा बढ़िया होगा ना, सीधी सी बात है। यदि किसी में कोई मिलावट होगी तो आप बोलोगे सर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया, खिलवाड़ कर दिया, उसके अंदर हमने कुछ मिलावट कर दिया, मिक्स यहाँ पर कर दिया। यदि हमारे पास में कोई प्योर चीज होगी तो अपन बोलेंगे कि जो जिसके अंदर हमने मिक्सिंग कर दिया, सर जो मिक्सिंग कर दिया गया है उसकी कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी क्या होगी, लेस होगी, मतलब हमने इसकी प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ कर दी। तो जब अपन प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करेंगे मतलब सोइल की क्वालिटी से छेड़छाड़ करेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी होती है यही क्या होती है अपने पास में सोइल की क्वालिटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ, जनरल डेफिनेशन की बात करें तो कैपेसिटी ऑफ सोइल टू फंक्शन विद इन इट्स इकोसिस्टम बाउंड्री टू सस्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या हुआ, उसके पास में कितनी कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी डिपेंड करेगी, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कैपेसिटी होना एक सोइल के पास में और एक लंबे टाइम तक वो किस प्रकार से अपने पास में प्रोडक्शन दे रही है, एज ए बायोलॉजिकल प्रोडक्शन दे रही है। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन का मतलब सर क्रॉप है, क्रॉप ग्रो कर रही है, क्रॉप ग्रो करने के बाद अपना क्या करेगी, प्रोडक्शन यहाँ पर देगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन दे रही है, क्रॉप प्रॉपर तरीके से दे रही है, वो तो क्या होगी, उसकी सोइल की क्वालिटी होगी, लेकिन कितने टाइम तक दे रही है, मतलब कंटिन्यूस, कितने कंटिन्यूस वो अपने आप में अपनी प्रोडक्टिविटी को शो कर रही है, वो हो जाएगी उसकी हेल्थ। सिंपल भाषा में बोलूं, कोई आपको 2 बंदे आपके पास में खड़े कर दिया मैंने, जिसको बोला कि ये बंदा, 2 बंदे दोनों, एक दिखने में बहुत अच्छा है, हो सकता है तो उसको आप देखकर बोलोगे तुरंत कि इसकी सर क्वालिटी अच्छी है, मतलब फिट फिट है बिल्कुल। एक आपको बंदा थोड़ा मतलब उससे कम फिट दिखेगा, लेकिन काम जो ज्यादा करता होगा, हो सकता है जो कम फिट बंदा है वो ज्यादा कंटिन्यूसली काम कर रहा है, मतलब वो सर हेल्थ, मतलब प्रॉपर तरीके से हेल्थ है, हेल्थी है, हेल्थी का मतलब सर उसके अंदर जो क्वालिटी है पूरी, मतलब वो तो अपने पास में मेंटली बिल्कुल हेल्थ है, किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं है उसके अंदर, सोशली वो बिल्कुल हेल्थी है, और किसी प्रकार का उसके अंदर वो
कोई मतलब डिजीज वगैरह नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से एक हेल्थ कैटेगरी के अंदर आप उसको डाल सकते हो। और प्रॉपर तरीके से जब वो प्रॉपर बंदा हेल्थी होगा तो लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, काम करेगा। जबकि एक बंदा हो सकता है फिजिकली हेल्थ हो बट वो मेंटली कुछ स्ट्रेस ले रहा हो, तो और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उसके अंदर अपन उसकी क्वालिटी मतलब उसकी हेल्थ को डिफाइन कर रहे हैं कितने, 3 टर्म में। ऐसे ही अपन सोइल की जो क्वालिटी है उसको भी कितने टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, 3 टर्म से। मतलब फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके साथ में केमिकल। तो हो सकता है उसके अंदर कोई किसी एक प्रॉपर्टी की क्या होगी, कमी होगी, तो सोई क्या होगी, कम हेल्थी होगी। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के लिए अपने को बहुत बेस्ट क्या दे रही है, क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पर दे रही हो। ठीक है, तो ऐसे दोनों चीजें याद रखनी है सर। कैपेसिटी ऑफ सोइल मतलब क्या कर रही है, क्रॉप को प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो क्या होगी, सोइल की क्वालिटी। लेकिन वो कितने लॉन्ग टाइम तक मतलब कंटिन्यूसली हमें प्रोडक्शन बेस्ट दे रही है, वो क्या होगी, सोइल की हेल्थ। तो जब जब आपको कंटिन्यूस वर्ड यूज करके आता है कैपेसिटी के साथ में, तो आपको करना है सोइल हेल्थ। और जब सिंपली आपको कैपेसिटी से रिगार्डिंग बात करें तो क्या करना है, आपको सोइल की क्वालिटी से यहाँ पर बात करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी कि सोइल हेल्थ क्या है, सोइल क्वालिटी क्या है। मतलब मेरे सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे अमाउंट में, उसी साथ में अपने पास में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, उसी साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी है, तीनों मिल रही है, तीनों बेस्ट कंडीशन में। इसलिए ये जो सोइल है ये बहुत कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक क्या दे रही है, अपने पास में प्रोडक्शन दे रही है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सर सोइल बहुत अच्छी हेल्थी है। और क्वालिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन देने की। ठीक है, ये अपने पास में देख चीज यहाँ पर कंटिन्यू capacity of soil to function as a vital living system within ecosystem and land use boundary to sustain biological productivity, promote the quality of air, water environment, maintain plant, animal and human health। ठीक है, जैसा जितनी लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर तरीके से हेल्थी रहेगी, प्रॉपर तरीके से क्या होगी, प्लांट का मेंटेन रखेगी, और प्लांट यदि सही है तो एनिमल सही है, और एनिमल सही है तो क्या होगा, ह्यूमन की हेल्थ भी यहाँ पर सही है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सोइल होती है ये अपने पास में पूरे इकोसिस्टम के अंदर है, बहुत यहाँ पर अहम यहाँ पर क्या रोल प्ले यहाँ पर करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब अपन सोइल की क्वालिटी या सोइल की हेल्थ से अपन कुछ छेड़छाड़ करेंगे, कुछ यहाँ पर इसके अंदर चेंज करेंगे, तो सीधी सी बात है किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अपने पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। क्योंकि प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो एनिमल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और एनिमल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो सीधी सी बात है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो सोइल का जो आज इतना खतरनाक तरीके से डिग्रेडेशन चल रहा है, जिस हिसाब से, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सोइल फॉर्मेशन में एक ओनली 1 सेंटीमीटर 1 इंच फॉर्मेशन के अंदर बहुत हजारों साल यहाँ पर टाइम लगाती है। लेकिन डिग्रेडेशन हम जिस हिसाब से जितना फास्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में सोइल का फॉर्मेशन बहुत स्लो है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके रिगार्डिंग पूरा एक अपने पास में बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को सस्टेन यहाँ पर रखने के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है अपनी सोइल क्वालिटी की। ठीक, इंपॉर्टेंस में आपको मैंने इसके अंदर डिटेल में आपको बता भी दिया है। यदि अपने हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट वगैरह अपने प्रॉपर तरीके से किसको देगा, क्रॉप को देंगे। क्रॉप को देंगे तो क्रॉप क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से अपना क्या करेगी, फ्रूट डेवलप करेगी, स्टेम प्रॉपर तरीके से डेवलप करेगी, लीव्स प्रॉपर तरीके से रूट का पेनिट्रेशन होगा यदि सोइल की कंडीशन अच्छी होगी। तो साथ में सोइल की कंडीशन अच्छी है तो वाटर का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, तो वाटर भी किसको प्रोवाइड होगा, अपने प्लांट को। साथ में न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होगा, तो अपने पास में क्या होगा, हेल्थी इकोसिस्टम यहाँ पर होगा। और अपने पास में हैज ए फूड, हैज ए फाइबर ऑफ ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी क्या होगा, अपने को यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो ये क्या करता है, एक तरह से स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है, किसका, वाटर एंड न्यूट्रिएंट का। ठीक, मतलब वाटर एंड न्यूट्रिएंट का स्टोर हाउस कैसे हुआ, क्योंकि सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट किसी के अंदर भी जा रहा हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, सोइल से जा रहा है। और वाटर का स्टोर हाउस कैसे हुआ, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने के बाद वाटर कुछ तो अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब सोइल कर लेती है, और बाकी का ज्यादा अमाउंट जो बचता है जो परकोलेशन के द्वारा क्या हो जाता है, अपने नीचे सरफेस के अंदर चला जाता है, जो अपने पास में जो वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर जाकर के पानी क्या होता है, स्टोर यहाँ पर हो जाता है। तो सोइल वाटर का स्टोरेज का भी काम करती है, उसके न्यूट्रिएंट का भी काम करती है। इसलिए हमारी सोइल क्वालिटी बहुत अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डाला हुआ हूँ। ठीक है, बाकी इसका डिटेल में आपको बता दिया है मैंने, कैसे क्या सर्वे करेगी आप लोग देख सकते हो। अब अपना मेन जो मुद्दा है इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर। तो सोइल क्वालिटी के पैरामीटर की मतलब अपने पास में 3 पैरामीटर की बात किया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। किसकी बात किया, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मतलब सर फिजिकल फैक्टर की बात करें, जैसे सोइल डेप्थ की बात करें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें, मतलब सोइल की डेप्थ अच्छी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो मैं बोलूंगा मेरी सोइल का फिजिकल पैरामीटर बहुत अच्छा है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, इरेशन प्रॉपर तरीके से है, ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से है, टेक्सचर अच्छा है, डेंसिटी अच्छी है, मतलब सोइल लूज भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है। सोइल इरोजन मतलब वाटर एंड विंड इरोजन भी नहीं है इतना ज्यादा। तो सोइल मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से एक हेल्थी सोइल बोलेंगे तो हेल्थी मतलब क्वालिटी क्या है उसकी, अच्छी है यहाँ पर।
केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल में किसकी बात करेंगे सर, आयंस की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, तो मतलब न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी है वो बात करेंगे, उसकी कैपेसिटी कैसी है, उसकी इंटेंसिटी फैक्टर कैसे है, सोइल रिएक्शन, सोइल के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है, सैलाइन कंडीशन है, सोडिक कंडीशन है, इनकी सबकी बात करते हैं केमिकल फैक्टर के अंदर। तो ज्यादा प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट कितनी ज्यादा क्या प्रेजेंट है, जिसमें आयन एक्सचेंज फिनोमिना ईसी और ईसी मतलब कैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैसे एक्सचेंज यहाँ पर कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिसिटी कितनी क्या प्रेजेंट है, ये सब किसके अंदर बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास बायोलॉजिकल में जो भी अपने पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ में अर्थवॉर्म वगैरह है, अर्थवॉर्म की एक्टिविटी होती है, तो आपको पता है कि इससे इरेशन भी बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इनहांस करता है, डिकम्पोजिशन करता है, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। सोइल एंजाइम एक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, सोइल एंजाइम एक्टिविटी भी इसके अंदर आती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सोइल यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल फैक्टर के से डिसाइड यहाँ पर होता है, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोइल क्वालिटी इंडिकेटर का मतलब क्या होगा, कैसे हम सोइल क्वालिटी को पहचान सकते हैं, तो सोइल क्वालिटी को पहचानना, इंडिकेट करना, मतलब क्या करना है, उसकी जो अपने पास में तीनों प्रॉपर्टी बताया, तीनों पैरामीटर बताया, उनके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि मेन जो जड़ है, मेन जो चीज है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे बात कर लो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल इंडिकेटर्स के अंदर क्या कहेंगे सर, बल्क डेंसिटी, जैसे हमने डेंसिटी की बात किया था, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर की हमने बात किया था, अरेंजमेंट, स्टेबिलिटी, पोरोसिटी की बात किया, प्लांट का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात हमने किया। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड इनफिल्ट्रेशन, मतलब कैसा है उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वाटर का हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैसा है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर कितना बेस्ट तरीके से अपने सोइल के अंदर है, सब किसके अंदर आता है, फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल इंडिकेशन यहाँ पर होते हैं। तो साथ में केमिकल इंडिकेशन में केमिकल से रिगार्डिंग जैसे ऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक एंड टोटल कार्बन नाइट्रोजन अपने अंदर कितना है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट क्या सब कितने का क्या अच्छे हैं, पीएच के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो मैंने आपको अभी फिजिकल केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर बताया, वही हमारे पास में क्या है, सोइल की क्वालिटी के इंडिकेशन यहाँ पर। ठीक है, उसी साथ में बायोलॉजी, ये तीनों मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं, सोइल क्वालिटी इंडेक्स को। तो जब आपके पास में सोइल क्वालिटी इंडेक्स की बात करिए, तो आपको किसकी बात करनी है, तीनों पैरामीटर की यहाँ पर बात करनी है। इतना सबको क्लियर है, सोइल क्वालिटी क्या है, सोइल हेल्थ क्या है, बिल्कुल मिक्स यहाँ पर नहीं करना है। सोइल क्वालिटी अपने कैपेसिटी है सोइल का प्रोडक्शन करने का, उसी साथ में जो अपने पास में सोइल हेल्थ है वो क्या है, कंटिन्यूअस कितना प्रोडक्शन अपने को प्रॉपर तरीके से दे रही है, प्रॉपर तरीके से हेल्थ सोइल है, उसको सोइल हेल्थ के नाम से बात जानेंगे, मतलब कंटिन्यूअस वर्ड का यूज करेगा इसके अंदर, सोइल हेल्थ के अंदर। ये अपना एक फ्लो डायग्राम मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से आपके लिए बनाया कि सोइल का इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, सोइल का इकोसिस्टम फंक्शन करता है, इसीलिए अपन सोइल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, लिविंग इकोसिस्टम अपने आप में रखती है सोइल, लिविंग इकोसिस्टम। ठीक है, ये लिविंग इकोसिस्टम कैसे रखती है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि नेचुरल यहाँ पर हैबिटेट भी होती है सोइल। नेचुरल हैबिटेट का मतलब सर इतनी ज्यादा माइक्रोब्स है इसके अंदर, माइक्रोब्स को हैबिटेट प्रोवाइड करवाती है, प्लांट के रूट्स वगैरह होते हैं, प्लांट के रूट के साथ में बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो उन सबको, जैसे मैं फर्स्ट की यहाँ पर बात करूँ तो फर्स्ट क्या होगा, क्लाइमेट एंड वाटर रेगुलेशन। ये कैसे सर, क्लाइमेट का मतलब जैसे जैसे आज आप देख रहे हो बहुत ज्यादा यहाँ पर CO2 लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है CO2 लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो CO2 लेवल जो बढ़ रहा है उसका कुछ अमाउंट में यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है अपनी सोइल, जिसको बोलते हैं सेक्सु ऑक्सीडेट, मतलब जो CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब करती है क्लाइमेट से, कौन से अपने पास में, अपनी सोइल। तो इसका ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब करेगी तो क्या करेगी, क्लाइमेट को थोड़ा यहाँ पर इफेक्ट डाल रही है, नहीं डाल रही, तो क्लाइमेट के अंदर CO2 कम करने का काम कर रही है, तो CO2 कम होगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। उस में वाटर का रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है तो उसको क्या करती है, पर्कुलेशन के द्वारा अपने जो नीचे जो अपने पास में ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर क्या करती है, स्टोर यहाँ पर करती है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाद में, तो वाटर का रेगुलेशन करती है। उस में जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का काम यहाँ पर करती है, ये आपस में साइकिल चलती है, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे अपने पास में क्या है, न्यूट्रिएंट को किसने लिया, प्लांट ने लिया, प्लांट की जो डेड लीव है, ब्रांच है, वो क्या है, वापस से अपने पास में मतलब फील्ड के ऊपर गिर गई, सोइल के ऊपर गिर गई, उनका डिकम्पोजिशन हुआ। अब उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन था वो डिकम्पोजिशन किसके द्वारा हुआ, माइक्रोब्स के द्वारा। इन माइक्रोब्स ने डिकम्पोजिशन किया, अब जो वहां पर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स था, जैसे कार्बन ही था, वो कार्बन किसके अंदर है, सोइल के अंदर है, वो सोइल से वापस से क्या कौन लेगा, प्लांट लेगा। तो ये क्या साइकिलिक फॉर्म में चलता रहता है, ये तो मैंने बताया आपको प्लांट का सोइल के साथ। अब आप बोलोगे सर प्लांट को ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन खाएगा प्लांट, तो उसके बाद में ह्यूमन भी डाई करेगा, तो उसको अपन कोई भी ह्यूमन है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डाई होने के बाद क्या है, लैंड पे उसको डम कर दिया, तो उसका भी डिकम्पोजिशन तो होता है ना, डिकम्पोजिशन के बाद में वो भी क्या करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पे उसका
न्यूट्रिशन आ रहा है जो उन्होंने अपटेक किया है सोइल के अंदर जा रहा है, तो ये पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है। तो न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक फॉर्म में चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे सोइल के अंदर प्रॉपर तरीके से तो हमारे पास में आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ही एक डिफिकल्टी यहाँ पर होगी। तो साथ में स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट होते हैं ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद जो रूट होती है, ये रूट क्या होती है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर क्या करती हैं, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किसका सहारा लेती है, यहाँ पर सोइल का ही यहाँ पर सहारा लेती है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया था, जब आपको फंक्शन बताया था सोइल के, तो फंक्शन 2 बताया था, क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, उस साथ में प्लांट को क्या करती है, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करती है सोइल। तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो वहां पर से यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारे सर ऑर्गेनिज्म वगैरह भी होते हैं, ये सब मिलकर के ये सब आपस में क्या करते हैं, पूरा फंक्शन करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोल दिया, सोइल का इकोसिस्टम जो फंक्शन है, या अपन इसको लिविंग इकोसिस्टम के नाम से भी अपन जानते हैं एज ए सोइल के अंदर। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा कैसे सोइल अपना पास में एक ओनली सोइल ही नहीं है, ये कितना पूरा है कि अपने आप में इकोसिस्टम लेकर चलती है। इसके आपको समझ में आ गया होगा कि अपने पास में सोइल क्यों अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा डेजर्ट वगैरह एरिया होता है जहाँ पर प्लांट वगैरह ग्रो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पर प्रॉपर तरीके से सोइल एक है जे इकोसिस्टम की तरह बिहेव नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर इतनी कंडीशन रहती है कि वहां पर प्रॉपर तरीके से माइक्रोब्स वगैरह नहीं रह पाते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे कोई पानी यदि बारिश होती है, पहली बात बहुत कम होती है तो वो वापस इसके अंदर सैंड पार्टिकल बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर आपको बताया था सैंड पार्टिकल के अंदर क्या थे, वाटर ज्यादा होल्ड नहीं करके रख सकता था। जब वाटर होल्ड नहीं करके रख पाएगा तो प्लांट प्रॉपर तरीके से वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो प्लांट भी क्या नहीं करेगा, सस्टेन यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ा सर, वो प्रॉपर्टी डिग्रेड सॉइल के अंदर क्या नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो तीनों प्रॉपर्टी जो भी आपने फिजिकल पढ़ा, केमिकल पढ़ा और यहाँ पर बायोलॉजिकल। ठीक है, जब अपनी वो जो ये लैंड है सर, इस लैंड को हमें एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसके अंदर प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया है जो सोइल जो इंडिकेटर थे, इंडेक्स थी जो उनमें क्या करेंगे सर, हम चेंज करेंगे उनको, इनहांस करेंगे सोइल को। तो सोइल का इनहांस करेंगे तो अपने पास में क्या हो सकता है, पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर बन सकता है, रिस्टोर द इकोसिस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेड इकोसिस्टम से रिस्टोर इकोसिस्टम हमें बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। सोइल के ऊपर काम करना मतलब सर, सोइल की क्वालिटी को मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, इनहांस यहाँ पर करना पड़ेगा। और सोइल की क्वालिटी को यदि इनहांस करना है मेरे को, तो सर किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो उनके तीनों इंडिकेटर है, मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसके साथ में केमिकल प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर सभी ऊपर काम करूंगा। इसीलिए अपन डेजर्ट से भी एक प्रॉपर तरीके से रिस्टोर इकोसिस्टम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपने सुना होगा अपने पास में इजराइल वगैरह ईरान जो एरिया है उसके अंदर यहाँ पर कुछ जो डेजर्ट एरिया है अपने पास में दुबई वगैरह, वहां पर मतलब प्रोसेस को अपनाया भी गया है, वापस से रिस्टोर किया जा रहा है जो डेजर्ट पार्ट है उसको, वहां पर ऐसे हब्स टाइप के कुछ प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं जो यहाँ पर सक्सेसफुल भी यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, सोइल क्वालिटी इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जहां पर जो एफ है, ये क्या है, फैक्टर है। जो जितने भी फैक्टर है, ये सब फैक्टर को यदि अपन मल्टीप्लाई करके डिसाइड करेंगे तो वहां से अपन सोइल क्वालिटी को यहाँ पर निकाल सकते हैं। जिसके अंदर जो फर्स्ट है एसपी, वो क्या है, सोइल की मतलब प्रॉपर्टी, सोइल के अंदर कौन कौन सी बेस्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद में पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या प्रोडक्ट, मतलब पोटेंशियल है प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि सोइल कितना प्रोडक्शन यहाँ पर दे रही है जी ग्रोथ, उसका पोटेंशियल अपन देख लेंगे, पीछे इसको डिनोट करेंगे। ई आता है, ई मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब सोइल के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब टेम्परेचर है या पर जो अपने पास में, उसके साथ में अपने पास पीएच वगैरह है, तो सब एनवायरमेंटल फैक्टर, बाहर की जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनको अपन किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर ई से। एच को डिनोट करेंगे हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, उससे अपन डिनोट करते हैं। ईआर क्या होता है यहाँ पर, इरोडेबिलिटी, मतलब अपनी सोइल की जो मतलब इरोजन होने की, जो अपरदन होता है, लॉस जो होता है सोइल का, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इरोडेबिलिटी। इरोडेबिलिटी को ईआर से दर्शाते हैं। बीटी मतलब क्या होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कितनी अच्छी अमाउंट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर है उसको। एफ क्यों, यहाँ पर फ्यूड क्वालिटी, जो उससे अपने पास में सोइल से जो फूड यहाँ पर अपने पास में बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। उसके साथ में एम आई मतलब मैनेजमेंट इनपुट्स, मतलब जो इनपुट्स अपने उसके अंदर मतलब लगा रहे हैं उसका मैनेजमेंट किस प्रकार का तरीका से, सब चीजें अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में सोइल क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर निकल के आता है। तो एक जनरल आपको दिमाग में रखना है, यदि आपके पास में फॉर्मूला यदि पूछ भी लिया जाए तो नहीं पूछेगा, फिर भी पूछता है तो आप ऑप्शन देख करके सही करो, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। लास्ट टॉपिक आता है सोइल टिल्थ। सोइल टिल्थ क्या है, सोइल टिल्थ समझ के आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि ये सर ये तो कोई नया तगड़ा वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। सोइल टिल्थ आपके दिमाग में आते ही ऐसा मतलब इसको सोचना है कि सर एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है,
सर हमारी जो सोइल है वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट कंडीशन के अंदर जब रहती है उस सोइल को बोलते हैं सोइल टिल्थ। टिल्थ वर्ड जो होता है ना, ये टिल्थ वर्ड सोइल की बेस्ट क्वालिटी के लिए, जो अपने हेल्थ पढ़ा, सोइल की हेल्थ या सोइल की क्वालिटी, मतलब मेरे पास में जो सोइल है सर वो बेस्ट कंडीशन में है, जिसमें मैं यदि सीड जर्मिनेट करूंगा तो प्रॉपर तरीके से सीड का जर्मिनेशन होगा, रूट का पेनिट्रेशन होगा, उसी के साथ में जो हमारे पास में प्लांट है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेगा। मतलब कुल मिलाकर के अपना हमारे पास में सोइल की एक बेस्ट फिजिकल कंडीशन जिसके अंदर हम सीड जर्मिनेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरा प्लांट बन करके निकल रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल टिल्थ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। मतलब क्या हुआ सर, फिजिकल कंडीशन मेरे दिमाग में मेरे को फिट कर लेना है। फिजिकल कंडीशन का मतलब मेरे पास में सोइल की बेस्ट क्वालिटी मेरे पास में है, तो हमारे पास में प्रोडक्शन बेस्ट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सोइल टिल्थ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब इसके अंदर सोइल टिल्थ आपने, मैंने बताया आपको फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हो गया सर, मेरे पास में क्वालिटी बोल सकता हूँ, या कैसा मेरे पास में उसके अंदर सीड जर्मिनेशन हो रहा है, क्वालिटी हो रही है। मतलब अब इसको मेरे को सही करना होगा तो मेरे को किसके ऊपर काम करने का, सोइल की क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा। और यदि मेरे को सोइल की क्वालिटी को बढ़ाना है तो मेरे को उसके तीनों पैरामीटर के ऊपर काम करना होगा। तो जब जब मैं आपको सोइल टिल्थ की बात करूंगा, सोइल टिल्थ को सही करने का आपको क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना है किससे, सोइल क्वालिटी से। दोनों रिलेट नहीं करते हैं लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि सोइल टिल्थ का मतलब ही क्या है सर, मेरे पास में कितनी बेस्ट मेरे पास में सोइल है, और बेस्ट करने के लिए मैं किसके ऊपर काम करूंगा, सोइल की क्वालिटी के ऊपर काम करूंगा। और जब सोइल की क्वालिटी को मेरे को काम करना है तो सर मैं फिजिकल पैरामीटर के ऊपर काम करूंगा, केमिकल पैरामीटर के ऊपर काम करूंगा, उसके साथ मैं बायोलॉजिकल पैरामीटर के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो वही कंडीशन इसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा किस प्रकार से मेरे पास में पूरा चीजें यहाँ पर चलती है, ठीक है। आइडियल सोइल टिल्थ, आइडियल मतलब गुड, मेरे पास में टिल्थ, गुड टिल्थ का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल, समझ में आया? मेरे पास में लेकिन मेरी सोइल बहुत मस्त है सर। मस्त होने का रीजन क्या होगा कि मेरे पास में सोइल जो है सर उसके अंदर प्रॉपर उसकी क्या है, स्ट्रक्चर है, मतलब करम्बी स्ट्रक्चर। जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो करम्बी स्ट्रक्चर आपको बताया था कि बेस्ट सोइल की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर प्रोडक्शन बहुत बेस्ट यहाँ पर होता है। ये कब होगा, जब अपने पास में प्रॉपर तरीके से एयर हो रहा है, प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, वाटर मूवमेंट। आप देख भी सकते हो प्रॉपर तरीके से मेरे पास में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, प्रॉपर तरीके से मेरे पास में वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल रही है। मतलब मेरे पास में जो सोइल है तो उसके पास में भरपूर मात्रा में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन बैठी हुई है और वाटर बैठा हुआ है। जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन वाटर है तो यहाँ पर प्लांट को मिलने में कोई आसानी नहीं होगी। मतलब मेरे पास में प्रॉपर सोइल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड है, जो किसके लिए है, वाटर के लिए, उसी साथ में एयर के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ एडुकेट पोरोसिटी। पोरोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इरेशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्रोपोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को होल्ड रखते हैं जिसको बोलते हैं अपन इरेशन के नाम से। और वाटर रिटेंशन किसके ऊपर डिपेंड था, माइक्रोपोर्स के अंदर। जब ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से यदि है, और प्रॉपर तरीके से कब रहेंगी, जब मेरे पास में सोइल की स्ट्रक्चर अच्छी रहेगी। और सोइल की स्ट्रक्चर की मैं किसके अंदर बात किया था आपको, सोइल का फिजिकल पैरामीटर के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब मेरे पास में बैलेंस, मतलब बैलेंस मॉइस्चर मतलब वही वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कितनी अच्छे अमाउंट में वाटर का होल्ड करके रखती है हमारी सोइल। या तो ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए या ज्यादा क्या नहीं है, मतलब वाटर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा वाटर होगा तो वाटर लो कंडीशन होगी, जब वाटर लो कंडीशन होगी तो प्रॉपर तरीके से इरेशन नहीं होगा सोइल का। जब सोइल का इरेशन नहीं होगा तो हमारे पास में जो माइक्रोब्स है, जो रूट है, उसका क्या होना, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगा। जब ग्रोथ नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो प्लांट का भी ग्रोथ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो क्या रखना है मेरे को, बैलेंस मॉइस्चर। और बैलेंस मॉइस्चर कौन सी रहती है, यहाँ पर बैलेंस किसके ऊपर रहती है, यहाँ पर बेस्ट जो मॉइस्चर रहती है वो किसके ऊपर है, फील्ड कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। फील्ड जो कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर 1/3 बार क्या होता है, मेरे पास में यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में इजी रूट पेनिट्रेशन, मतलब मेरे पास में रूट का पेनिट्रेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। गुड इरेशन, जिसके बाद मैंने कर लिया, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और रूट ग्रोथ के लिए, मतलब रूट के ग्रोथ के लिए प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन क्या है, अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। अब बात करें टाइप ऑफ टिल्थ। टिल्थ के अंदर सिंपल है, गुड टिल्थ मतलब सर मेरे पास में गुड टिल्थ मतलब गुड कंडीशन। और गुड कंडीशन कब होगी, जब मेरे पास में सोइल है जो प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट है, वेरिएबल है, मतलब दानेदार सोइल है प्रॉपर तरीके से, आइडियल फॉर क्रॉप के लिए। बैड मतलब पुअर टिल्थ मतलब सर सोइल हार्ड है या कंपैक्ट सोइल है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेशन यहाँ पर रूट का नहीं हो रहा। जब पेनिट्रेशन नहीं होगा तो जो मेरे पास में हंसता हुआ आपको चेहरा दिख रहा है किसका, प्लांट का, वो यहाँ पर क्या हो चुका है, मुरझा चुका है। तो मुरझा चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, किसकी तरह हो गया है, एक रसगुल्ले की तरह हो गया जिसका हमने रस निचोड़ दिया है, ठीक है। बेचारा क्या हो गया है, यहाँ पर मर गया। कब मरा, जब मेरे पास में जब यहाँ पर सोइल की क्या थी, पुअर टिल्थ कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। मतलब क्या होगा, क्रैकिंग ऑफ क्लॉड्स प्रेजेंट, मतलब प्रॉपर तरीके से क्रैक है, सोल्ड पूरा इरेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग सोइल टिल्थ। मतलब सर कौन से ऐसे फैक्टर है जो सोइल को इफेक्ट, या सोइल की टिल्थ को इफेक्ट करेंगे, वो अपन देख लेते हैं।
स्मेल तो बात करते हैं, स्मेल नहीं हो जाता है, क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट मतलब सर ना तो ज्यादा वेट होना चाहिए, वेट होगा तो सोइल क्या होगी, स्टेकी होगी, या ज्यादा ना ही ज्यादा ड्राई होना चाहिए, मतलब क्या है हार्ड सोइल है तो उसके अंदर रूट का पेनिट्रेशन नहीं हो। तो बेस्ट कंडीशन जो मेरे पास में है वो आपको याद रखनी है फील्ड कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी मतलब जिसके ऊपर फील्ड कैपेसिटी पर वाटर मॉइस्चर कंडीशन यहाँ पर है, वो बेस्ट कंडीशन मानी जाती है किसके लिए, सोइल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ टिलेज मतलब जुताई, ठीक है। ट्रैक्टर मेरे पास में घर पे बहुत सारे फार्मर ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं, तो खुद का ट्रैक्टर होता है तो पता चल रहा है कि टिलेज करनी थी 1 या 2 बार उसके अंदर, पर पता चला 4 या 5 बार ट्रैक्टर उसके अंदर घुमा दिए, ठीक है। अब घुमाने का मतलब किसान तो सोचता है कि मैं उसका प्रॉपर तरीके से अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन वो क्या गलती कर बैठता है, बहुत ज्यादा ओवर टिलेजिंग भी गलती इसलिए रहती है क्योंकि जो अपने पास में जो पैड है वो पूरे मतलब जो एग्रीगेट्स वगैरह है वो बिल्कुल डेस्ट्रोड हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जब खत्म होंगे तो क्या होता है, सोइल के जो बहुत फाइनर पार्टिकल्स बन जाते हैं, और फाइनर पार्टिकल्स बनते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, इरेशन वगैरह नहीं होगा, तो अपने पास में हार्मफुल इफेक्ट उसके देखने को मिलते हैं। प्रॉपर प्लॉगिंग इम्प्रूव टिल्थ मतलब प्रॉपर प्लॉगिंग करनी है, ज्यादा भी नहीं करनी है, कम भी नहीं करनी है। मतलब एक्सिस टिलेज डेस्ट्रो स्ट्रक्चर को डेस्ट्रो करती है, एग्रीगेट्स को तोड़ देती है, और जब एग्रीगेट्स को तोड़ेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इरेशन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो प्लांट भी क्या करेगा, वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इंप्रूव एग्रीगेट्स, उसके साथ में मेक सोइल वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बनाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ये गम लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, मतलब गमी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है, ठीक है। तो साथ में सोइल टेक्सचर, सोइल टेक्सचर में सैंडी मतलब जो लूज होती है, क्ले सोइल जो स्टेकी यहाँ पर होती है, तो जिसके अंदर लोमी जो होती है जो बेस्ट टिल्थ कंडीशन जो मानती है। तो आपके पास में क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपको कि जो बेस्ट कंडीशन जो होती है सोइल के अंदर वो क्या होगी, लोमी कंडीशन। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो हेल्प करेंगी एग्रीगेशन पे, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी में मेरे पास में बेस्ट होनी चाहिए। हाउ टू इम्प्रूव सोइल टिल्थ, सर कैसे सोइल को टिल्थ को इम्प्रूव करेंगे, जो मेरे पास में फैक्टर पड़ा उन फैक्टर को मैं क्या कर दूंगा, बेस्ट तरीके से यहाँ पर बना दूंगा, तो मेरे पास में क्या होगी, सोइल की क्या हो जाएगी, यहाँ पर टिल्थ इंप्रूव यहाँ पर हो जाएगी। कैसे क्या करूंगा मैं, फर्स्ट जो फैक्टर बताया आपको, मेंटेन प्रॉपर मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अवॉइड ओवर टिलेज। मतलब ज्यादा टिलेज हो रहा था, ज्यादा टिलेज से होने की वजह से क्या हो रहा था सर, यहाँ पर मेरे पास में जो पेड़ थे या क्लोड थे वो क्या हो रहे थे, डिस्ट्रॉय होते। डिस्ट्रॉय होने से क्या हो रहा था सर, वहां पर वो प्रॉपर तरीके से वाटर होल्ड नहीं हो रहा था, इरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। मैं क्या करूंगा, ज्यादा टिलेज यहाँ पर नहीं करूंगा, और टिलेज यहाँ पर नहीं करूंगा, तो मेरी क्या होगी, सोइल की गुड टिल्थ कंडीशन यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, मतलब मैं प्रॉपर तरीके से क्रॉप का रोटेशन करूंगा। अब क्रॉप रोटेशन समझिए, नया वर्ड आया आपके लिए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि मैंने हर सीजन के अंदर मैं सेम क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ। कभी मैंने ग्रीन ग्रीन मैनरिंग क्रॉप ग्रो कर लिया, कभी मैंने ग्रेन्स वाली क्रॉप वहां पर कर लिया, कभी वेजिटेबल्स क्रॉप कर लिया। तो ऐसे क्रॉप्स अलग अलग ग्रो करने से क्या होता है कि अपनी सोइल एक तो कंपैक्ट नहीं होती, और कंपैक्ट नहीं होगी, उसके साथ में ग्रीन मैनरिंग क्रॉप वगैरह करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह की अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बनी रहती है, माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर यहाँ पर बनी रहती है। तो क्रॉप प्रैक्टिस करेंगे क्रॉप रोटेशन का। यूज ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना है, ताकि उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर तरीके मॉइस्चर यहाँ पर, ग्रीन मैन्यूरिंग होता है न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करवाता है, उसी साथ में अपनी जो सोइल की स्ट्रक्चर है उसको भी इनहांस करता है। जब सोइल की स्ट्रक्चर इनहांस होगी तो सोइल टिल्थ भी यहाँ पर इनहांस होगी। उस साथ में एड फार्म यार्ड मैन्यूर या ऑर्गेनिक जितने भी अपने पास बैटर वगैरह है, FIM वगैरह है, वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि FIM वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं सर, सोइल के एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं, सोइल का एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन के साथ में इरिगेशन बढ़ाते हैं, सोइल की वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज करते हैं। तो जब आपको मैं यहाँ पर ये जो मैन्योर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा कि मैन्योर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। तो ये अपनी किसको लेकर, मतलब टिल्थ को लेकर जो आपके लिए एक नया चैप्टर था, जिसको मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया, जो आपके स्टेट एग्जाम में आपको पढ़ाया भी नहीं जाता होगा इतना डिटेल के अंदर, जो मैंने आपको बताया। हो सकता है इससे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अपने CUT के अंदर, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, कि टिल्थ मेनली डिपेंड्स ऑन सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड क्यों हुई, क्योंकि जो अपने पास में सोइल थी वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही थी, उसकी गुड कंडीशन, मतलब अपन टिल्थ किसको बोल रहे थे, एक फिजिकल कंडीशन। और फिजिकल कंडीशन का मतलब सर मेरे पास में सोइल है, फिजिकल कंडीशन बेस्ट कब होगी सोइल की, जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होना मतलब सोइल की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है सर। तो सोइल की स्ट्रक्चर अच्छी मतलब किससे मतलब डिपेंड कर रही है, टिल्थ के ऊपर। नेक्स्ट बेस्ट सोइल फॉर टिल्थ जो क्या है अपने पास में, लोमी सोइल। लोमी सोइल को बेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से अपने पास में स्ट्रक्चर है, प्रॉपर तरीके से मैक्रो माइक्रो जो अपने पास में पोर वगैरह है, तो यहाँ पर अपने पास में क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा है। ओवर टिलेज लीड्स टू, किसको लीड्स करती है सर, अपने पास में डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब एग्रीगेट्स को तोड़ने का काम यहाँ पर करती है। और टिलेज से हमें
यदि गुड टिल्थ यहाँ पर रखनी है तो ओवर टिलेज से हमें बचना होगा। ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव, तो इंप्रूव क्या करते हैं, टिल्थ को भी इंप्रूव करते हैं और साथ में स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करते हैं। सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर और टिल्थ दोनों को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि एग्रीगेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर ये लोग करते हैं। कौन से, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इनके अंदर गम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर गमी लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो इनको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड यहाँ पर करती है। ठीक है, तो ये अपने पास में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किस किस से रिगार्डिंग में हमने बात कर ली, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी लास्ट की बच गई थी, सोइल कलर, उन्हें हमने क्लियर कर लिया, जिसे आपको मुनसेल कलर चाल बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर 3 हमने पढ़ा था, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू, तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। उसके बाद में आपको जो मैंने बताया, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बताया, केमिकल प्रॉपर्टी में पीएच को बहुत शानदार तरीके से आपको बताया, उसके साइंटिस्ट से रिगार्डिंग आपको बिल्कुल क्वेश्चन याद रखना है। और अपने पास में सीएन रेशियो होता है, सीएन रेशियो को बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। और यदि आपको बेस्ट क्वेश्चन यदि यहाँ से पूछा भी जाएगा, आपको बेस्ट क्वेश्चन किससे, अपने सोइल क्वालिटी से, सोइल हेल्थ से, तो कहाँ से पूछा जाएगा, हो सकता है आपको डेफिनेशन से पूछा जा सकता है, या फिर आपको उसके पैरामीटर से पूछा सकता है, पैरामीटर को रिलेट करके पूछ सकता है। कि टिल्थ से क्वेश्चन आएगा तो टिल्थ को डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से, क्या सोइल टिल्थ होती है, कौन कौन से फैक्टर अपने होते हैं बेस्ट, जो अपने पास में सोइल टिल्थ को बचाए रख सकते हैं, या कैसे हम सोइल टिल्थ को बचा सकते हैं। तो मतलब आपके दिमाग में यदि सोइल क्वालिटी, सोइल हेल्थ और सोइल टिल्थ के डेफिनेशन वाला पोर्शन कंसेप्ट एक माइंड में है, तो उस कंसेप्ट को देखते हुए आप किसको और भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सोल्व यहाँ पर कर सकते हो। ठीक, बाकी वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट्स में बोलिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज का इन्फॉर्मेशन मिले कि हमें स्टेट एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है सोइल केमिस्ट्री, क्योंकि हमें सीयूटी के अंदर ओनली इसका छोटा सा पोर्शन यहाँ पर आएगा, जो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ 7 से 8 क्लास में। सेकंड क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड क्लास में जो प्लांट न्यूट्रिशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीयूटी का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है, जो प्लांट न्यूट्रिशन है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसके 2-3 क्वेश्चन, तो उससे अपन थर्ड लेक्चर के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।